यूट्यूब चैनल। आज हम अपने जावास्क्रिप्ट में नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। ओके। ये हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का चौथा वीडियो होने वाला है। बेसिकली हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि फंक्शन क्या होता है। जिसने जिसने फंक्शंस नहीं पढ़ा होगा, ऊपर आपको राइट साइड में आइकन पे दिख रहा होगा फंक्शंस। प्लीज़ फंक्शंस रिफर कर लेना। ओके। बस फंक्शंस का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है कि हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। ओके। ठीक है। तो हम अभी देखते हैं कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है। एसिंक्रोनस मतलब कि आप आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो बेसिकली। मतलब अगर मैं देखूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज ओके, आप एक यहाँ पे रेस्टोरेंट में गए। ठीक है। एक ये डाइनिंग टेबल है D1। ओके। एक डाइनिंग टेबल है D2। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक वेटर है। ओके। तो अभी वेटर ने क्या किया कि यहाँ डाइनिंग 1 पे कस्टमर्स आए। ठीक है। तो वो कस्टमर्स के पास गया, उसने ऑर्डर लिया और उसने शेफ़ को दे दिया। ठीक है। यहाँ पे शेफ़ है हमारे पास। उसने यहाँ से ऑर्डर लिया और ये ऑर्डर उसने शेफ़ को दे दिया बनाने के लिए। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए उसको। अब शेफ़ तो अपना काम कर रहा है, राइट। तो उसको आपके पास आके ऑर्डर लेना चाहिए था, राइट। बट वो वैसा नहीं करता। वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो जब तक वेट कर रहा है कि जब तक शेफ खाना बना के रिटर्न ना कर दे, तब तक किसी और का ऑर्डर ना ले। तो इस ये किस फ्लो में काम कर रहा है, ये सिंक्रोनस में काम कर रहा है। सिंक्रोनस मतलब सिंक हो रहा है ना, कि वो स्टेप बाय स्टेप, जब मतलब एक ही स्टेप्स में हम जा रहे हैं, हम कुछ अलग पाथ फॉलो नहीं कर रहे, मतलब हम डिपेंडेंट हो गए, ऐसा समझ सकते हो आप। ओके। तो ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है। पर अभी एसिंक्रोनस कैसे काम करेगा कि उसने क्या किया, उसने आपका ऑर्डर लिया। सपोज उसने डाइनिंग, मैं ये वापस बना देता हूँ। उनके उसने डाइनिंग रूम का ऑर्डर लिया, उसने ऑर्डर प्लेस करके शेफ़ को बोल दिया कि आप ये बनाओ। तब तक वो आपके पास आके आपका ऑर्डर लेके भी बाकी शेफ़ को दे रहा है। मतलब अब यहाँ पे वो रुका हुआ नहीं है ना, वो वेट नहीं कर रहा है कि कब तक शेफ़ आपको खाना बना के दे रहा है। उसका क्या काम था, उसने क्या किया, उसने ऑर्डर लिया, उसने शेफ़ को दे दिया, उसने फिर आपका ऑर्डर है शेफ़ को दे दिया। या फिर कोई और पर्सन भी अगर आता है, तो वो ऑर्डर लेके शेफ़ को दे सकता है। तो यहाँ पे कैसा, वो डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, राइट। वो किसी वजह से रुक नहीं रहा है। तो जब कोई चीज़ किसी और तरीके से रुकती नहीं है, तो उसको हम एसिंक्रोनस बोलते हैं। और उसी टेक्निक को हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अभी सपोज आपका प्रोजेक्ट है, उसमें आपने एक लाइक बटन इंप्लीमेंट किया, राइट। एक लाइक बटन इंप्लीमेंट किया है। तो आप क्या करोगे, आपने लाइक किया, तो ये रिस्पॉन्स सर्वर पे जाएगा, राइट। सर्वर जो हम बैकएंड बिल्ड करेंगे, राइट, उस पे जाएगा। ठीक है। अब जब तक ये रिस्पॉन्स आता नहीं रिटर्न, जब तक ये लाइक होके आता नहीं, तब तक ये वेट करेगा, राइट। और तब तक आप अपनी वेबसाइट में और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो। हमको ऐसा तो नहीं चाहिए ना। हम क्या चाहते हैं, हमने लाइक कर दिया, अब हम बाकी और भी कुछ चीज़ें करनी है तो हम कर सके, हम किसी तरीके से रुके ना रहे। तो यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए बेसिकली एसिंक्रोनस चीज़ें यूज़ होती है। ओके। तो उसी चीज़ को हम एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ये था एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। अब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को करने के अलग अलग तरीके हैं कि आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, राइट। जैसे कॉल बैक्स यूज़ कर सकते हो। कॉल बैक फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। आप प्रोमिसेस यूज़ कर सकते हो, राइट। तो हम यही दो चीज़ देखने वाले हैं कि कॉल बैक्स क्या होते हैं और प्रोमिसेस क्या होते हैं बेसिकली, राइट। तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉल बैक्स हमारे क्या होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, हम कॉल बैक देखते हैं कि कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि सपोज आपने एक फंक्शन बनाया था। आपने एक फंक्शन बनाया, ओके। एक फंक्शन बनाया F1। तो वो ये आप क्या कहना चाहते हो कि जब फंक्शन 1 एग्जीक्यूट हो जाए, तब वो खुद से ही फंक्शन 2 को कॉल कर दे, राइट। वो खुद से ही फंक्शन 2 को कॉल कर दे। और फंक्शन 2 भी सपोज किसी और को कॉल कर रहा हो, तो आप बोलना चाहते हो कि तू खुद से किसी और चीज़ को कॉल कर दे, ऐसा। फंक्शन 3 को तो कॉल कर दे। तो बेसिकली क्या होगा कि हमको खुद से इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, ना कि हमको खुद से इसको कॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम बस इसको इनपुट पास करेंगे, ये खुद से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये खुद से एग्जीक्यूट होके ये F1 F2 को खुद से ही कॉल कर देगा।
ठीक है, F2 को खुद से ही कॉल कर देगा, और जब F2 वाला जो बंदा है वो हो जाएगा तो खुद से F3 को कॉल कर देगा। तो इसको हम कॉल बैक्स बोलते हैं फंक्शन में। आप इसके नाम से समझ जाओगे कि जब भी कुछ हो जाए मुझे कॉल बैक कर दो वापस रिटर्न। ओके, तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, और इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है। तो मैंने एक बना के रखा है रीडमी फाइल, ताकि हमको आसानी हो समझने के लिए। ठीक है, तो मैं इसी को एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ये मेनली ये मैं आपको नीचे वीडियो में शेयर कर दूंगा रीडमी फाइल, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं हमने लिखा क्या क्या है। राइट, तो हमने क्या क्या लिखा है बेसिकली। हम अभी देखो, हमने दो फंक्शन बनाए, एक फेच डेटा बनाया है, एक डिस्प्ले डेटा करके फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, अब इसको हम देखते हैं कैसे काम करेगा इसका। ओके ठीक है, हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या था। ओके, तो हमने ये जो कोड लिखा है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले कंसोल लॉग प्रिंट होगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये दो तो फंक्शन है। राइट, तो ये दो अगर फंक्शन है तो इन ये तो सबसे पहले कॉल नहीं होंगे, सबसे पहले ये कॉल होगा कॉलिंग फॉल बैक। ओके, अब हमने क्या किया है, हमने फेच डेटा फंक्शन कॉल किया है। देख रहे हैं, फेच डेटा फंक्शन यहाँ पे बना है, और हमने उसको डिस्प्ले डेटा फंक्शन पास किया है। तो हम उसको बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जब तू भाई एग्जीक्यूट हो जाए तब तो इसको कॉल कर देना डिस्प्ले डेटा को, ताकि मुझे उसको कॉल ना करना पड़े। राइट, अब ये हो गया, और फिर उसके बाद इसने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। हमने यहाँ पे लिखा कि फैच डेटा विल बी कॉल। तो ये देखिए सीक्वेंस में कैसे रन हुआ है। सबसे पहले कॉलिंग फैच डेटा कॉल हुआ है, ये देख रहे हैं, कॉलिंग फैच डेटा सबसे पहले कॉल हुआ। उसके बाद हमने फैच डेटा फंक्शन कॉल किया, तो प्रोग्राम हमारा कहाँ जाएगा, प्रोग्राम हमारा जाएगा इस फंक्शन के अंदर जाएगा। ओके, ये फंक्शन के अंदर गया। हमने यहाँ पे टाइम आउट लगा दिया, फिर टाइम आउट लगा दिया मतलब कि ये 2 सेकंड बाद ही चलेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट होके कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया, तो वो क्या कॉल करेगा, इसको कॉल कर देगा। राइट, इसको कॉल करते देखो, फैच डेटा कॉल्ड एंड विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, अब जैसे ही 2 सेकंड खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे टाइमर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा टाइमर एंडेड इन फैच डेटा। ओके, टाइमर खत्म हुआ तो हमने क्या किया, कॉल बैक कॉल कर दिया। मैं हमने कॉल बैक क्यों डिफाइन किया था कि जब ये टाइमर खत्म हो जाए उसके बाद ये फंक्शन को खुद से ही कॉल कर देना। तो टाइमर खत्म होते उसने कॉल बैक को कॉल कर दिया, तब क्या प्रिंट प्रिंट होगा, इनसाइड डिस्प्ले डेटा करके, और इसमें क्या प्रिंट हो जाएगा, डेटा रिसीव करके डेटा। तो ये फ्लो समझा आपको? अगर नहीं समझा, हम एक काम करते हैं, हम इसको एक अच्छे तरीके से देख लेते हैं। मेरे पास एक टूल है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ये? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले देखो, कॉलिंग फेच डेटा कॉल हुआ। ओके, उसने कॉल किया कॉलिंग फेच डेटा को। नेक्स्ट उसने फेच डेटा फंक्शन को अभी इन्वोक करेगा वो। राइट, फेच डेटा फंक्शन को इन्वोक करेगा, तो फेच डेटा फंक्शन से वो सीधा कहाँ पे जाएगा, स्टार्टिंग द टाइमर पे जाएगा। दिख रहा है आपको कि सबसे पहले वो जाएगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जाएगा वो। अब फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करते वो सीधा कहाँ पे जाएगा, वो टाइम आउट के पास तो नहीं जाएगा। टाइम आउट वो बस इन्वोक करेगा, पर वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, टाइम आउट इन्वोक करते ही वो 2 सेकंड 2 सेकंड के लिए वेट करेगा, और वापस फेच डेटा फंक्शन के बाहर आ जाएगा। और उसके बाद वो क्या एग्जीक्यूट करेगा, फेच डेटा जो कि हमने लिखा है नीचे, ये वाला जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ना, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये एग्जीक्यूट होते ही जैसे ही 2 सेकंड का टाइम हो जाएगा, देखो 2 सेकंड का टाइम हुआ, तो टाइम आउट फंक्शन के अंदर जाएगा, वहाँ पे वो जो पहला लाइन हमने लिखा उसको एग्जीक्यूट करेगा। राइट, उसके बाद क्या करेगा, वो डेटा को लेगा, और फिर वो कॉल बैक को कॉल कर देगा। अब वो कॉल बैक को कॉल किया तो वो डिस्प्ले डेटा के अंदर चला गया। डिस्प्ले डेटा के अंदर जाते ही वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और वहाँ से फिर वो डेटा को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। ठीक है, सो आपको ये वर्कफ्लो समझा कैसे काम करता है कॉल बैक? तो ये था हमारा कॉल बैक, कि कॉल बैक कैसे काम करता है। पर अभी हम अगर कॉल बैक है तो हम इसको यूज़ इतना क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें एक सिचुएशन आ जाती है ना, कि अगर आप बार बार ऐसे नेस्टेड फंक्शन को कॉल करते रहोगे, कितनी बार कॉल करोगे, तो वहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है कॉल बैक हेल करके। कॉल बैक हेल करके एक सिचुएशन आ जाती है। ओके, हेल्स नहीं होता, हेल होता है। सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोमिसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको कॉलबैक्स तो समझ में आ गया कि कॉलबैक्स एक्चुअली कैसे काम करता है। मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको विजुअलाइजेशन के लिए टूल भी चाहिए तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि बेसिकली फ्री है। तो आप वहाँ पे अपने जावास्क्रिप्ट का कोड रन करके उसको देख सकते हो कि वो कैसे क्या कब कौन सा चीज़ कब कॉल कर रहा है। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो कि प्रोमिसेस हो जाता है हमारा। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि प्रोमिसेस क्या होता है। तो
प्रोमिस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नोट जेएस पे आप मोस्टली प्रोमिस के साथ ही काम करोगे। ओके, तो प्रोमिस मतलब सिंपल है कि आप कोई चीज़ का प्रॉमिस करते हो, राइट? तो आप क्या बोलते हैं कि या तो मैं वो चीज़ कर दूंगा, सो मोस्टली या तो वो चीज़ रिजॉल्व होगी, मतलब या तो मैं कर दूंगा या तो मैं नहीं करूंगा, या तो प्रॉमिस तोड़ दूंगा, राइट? दो चीज़ होगी। तो जावास्क्रिप्ट का प्रोमिस भी वैसे ही काम करता है कि आप अभी आपने किसी फंक्शन को बोल दिया कि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि मतलब कि वो दो चीज़ करेगा, या तो वो जो जो चीज़ वो कर रहा था उसको सॉल्व कर देगा, या तो वो कुछ एरर थ्रो कर देगा, या तो सॉल्व नहीं कर पाएगा, अनेबल टू सॉल्व। ओके, अनेबल टू सॉल्व। तो बेसिकली प्रोमिसेस का आइडिया ये जावास्क्रिप्ट में बनाया गया है कि जब भी आप प्रोमिसेस यूज़ करोगे तो आपके पास दो चीज़ रहेगी, या तो वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी या तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी, राइट? तो उस चीज़ को हम ऐसे प्रोमिसेस देखते हैं कि वो प्रोमिसेस कैसे काम करता है। ओके, ठीक है। तो अभी मैं प्रोमिसेस का भी मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो हम प्रोमिसेस देख लेते हैं कि प्रोमिसेस का कोड कैसे रहेगा। हम वही फैच डेटा वाला फंक्शन लेंगे, बस इस बार हम उसको प्रोमिसेस के फॉर्म में लिखेंगे। ये देखो, हमने पहले फंक्शन में क्या लिखा था, फैच डेटा लिखा था, उसके अंदर हम क्या टाइम आउट करे थे, राइट? उसके बाद हमने क्या किया था, हमने लिखा था, हमने एक और फंक्शन बनाया था। क्या फंक्शन था? फंक्शन का नाम था हम यहाँ पे देख लेते हैं, फंक्शन का नाम हमने क्या बनाया था, डिस्प्ले डेटा। जो डिस्प्ले डेटा जो कि क्या करता था, डेटा को डिस्प्ले करता था। बट मैं अभी कॉल बैक यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं यहाँ पे इसको ना लिख के दिखाता हूँ। तो ये तो मैंने अभी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं फैच डेटा कॉल करूँगा, राइट? तो मैंने क्या बोला, मैं फैच डेटा फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सो अभी अगर आप देखोगे हम यहाँ पे कॉल बैक तो यूज़ नहीं कर रहे, राइट? हम अगर कॉल बैक नहीं यूज़ करें तो ये काम कैसे करेगा, मतलब इसको पता कैसे चलेगा इसको आगे क्या कॉल करना है। हमने इसको बोल दिया कि रिजॉल्व करना है। प्रोमिस का सिंटैक्स ऐसा रहता है कि आप जब भी प्रोमिस रिटर्न कर रहे हो तो ऐसा लिखना, न्यू प्रॉमिस। और ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, रिजॉल्व और रिजेक्ट, बेसिकली दो फंक्शन होते हैं। रिजॉल्व मतलब कि अगर मैं सक्सेसफुली वो काम कर पाया तो मुझे किस फंक्शन को कॉल करना है, और रिजेक्ट मतलब कि अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मुझे क्या चीज़ को कॉल करना है। तो इन दोनों में से आप कोई एक ही चीज़ को एक टाइम पे रन कर पाओगे, या तो वो चीज़ रिजॉल्व होगी या तो वो चीज़ रिजेक्ट होगी। आप दोनों एक साथ कभी नहीं कॉल कर पाओगे, ठीक है? ये चीज़ ध्यान में रखना। अभी फैच डेटा में आ गए, तो मैंने जैसा बोला कि फैच डेटा क्या करेगा कि अभी दो चीज़ होगी, या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा, तो जब भी चीज़ें रिजॉल्व होगी तो आपको डॉट देन के अंदर मिल जाएगा। डॉट देन लिखोगे मतलब कि चीज़ें रिजॉल्व होकर आपको मिल गई। ओके, सो यहाँ पे मैं सपोज अभी के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा कर देता हूँ और इसी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग डेटा कर देता हूँ, रिजॉल्व ऐसा, ठीक है? रिजॉल्व करके फिर मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, अगर अगर मेरा काम सही से हो गया तो मेरे को तो डेटा मिल जाएगा, बट अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो यहाँ पे कैच आता है, राइट? कैच सपोज अभी के लिए मैं एरर ले लेता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजेक्टेड। रिजेक्टेड के बाद मैंने एरर दे दिया, ठीक है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है उस फॉर्मेट में लिखना, आप नीचे भी लिख सकते हो। पर जो मेन चीज़ है कि हमको ना, हमने क्या बोला कि ये फंक्शन जो है फेच डेटा, वो क्या रिटर्न करेगा, वो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। प्रॉमिस क्या रिटर्न करेगा कि भैया या तो मैं इसको रिजॉल्व करके दे दूंगा आपको, या तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो अभी के लिए हमने क्या किया है, अभी के लिए हमने सेट टाइम आउट कॉल किया और मैंने रिजॉल्व को कॉल किया है। तो अगर आप रिजॉल्व को कॉल करोगे तो ये देखो आपको क्या आउटपुट देगा। देखो एग्जीक्यूट किया मैंने, क्या बोला, कॉलिंग फेच डेटा हुआ, फिर इसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, स्टार्टिंग द टाइमर इन फेच डेटा पे जाएगा, ठीक है? अभी इसने प्रॉमिस रिटर्न किया, तो ये प्रॉमिस कब फुलफिल होगी, 2 सेकंड बाद। तो तब तक वो क्या करेगा, तब तक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला ये एसिंक्रोनस है ना, तो ये इसके लिए रुका हुआ नहीं है, राइट? इसके लिए नहीं रुकेगा, वो अपना काम आगे बढ़ा देगा। जब इसका आउटपुट आएगा तब वो खुद से ही प्रिंट कर देगा। तो फैच डेटा आया, फिर उसने बोला टाइमर एंडेड फैच डेटा, उसने रिजॉल्व कॉल किया। रिजॉल्व वही कॉल किया, मतलब कि हमारा आंसर देखो क्या आएगा, देखो रिजॉल्व आ रहा है, दिख रहा है, हियर इज द डेटा रिजॉल्व। बट अगर अगर एक सपोज किसी वजह से सॉल्व नहीं हो पाता तो मैंने रिजेक्ट कॉल कर दिया था। तो अगर मैं रिजेक्ट कॉल कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी देखो क्या आता है आउटपुट। देखो रिजेक्टेड आ गया, क्योंकि क्या हुआ, मैंने क्या बोला था कि 2 सेकंड हो गए थे। 2 सेकंड बाद इसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब इसको कुछ तो इशू आ गया, तो इसने रिजेक्ट कॉल कर दिया। तो हमने देखो रिजेक्ट को यहाँ पे लिखा था, राइट? तो इस तरीके से आप रिजेक्ट लिख सकते हो ऐसा।
अभी के लिए अगर आपको ये चीज़ नहीं भी समझी होगी तो आप बस ये चीज़ों को समझ लो कि जब भी आप फंक्शन में एज अ प्रॉमिस लिखोगे आपको उसको दो पैरामीटर देने, रिजॉल्व या रिजेक्ट। दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, या तो रिजॉल्व हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंटैक्स इतना बेसिक्स है, बट थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो सकता है। पर हम जैसे जैसे नोट जेस करेंगे वो आपको आइडिया आ जाएगा, तो अभी के लिए इतना ऐसा ज़्यादा ऐसे दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये थोड़ा प्रोमिस इतना अच्छे से कभी कभी ना समझे, तो ये जो मैंने भेजा है ना, ये मैं जो आपको बना के भेजूंगा, इसको थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा चीज़ें ट्राई करके उसमें देखना। तो आपको समझेगा कि वो जो हमने लिखा है प्रोमिस पे कैसे काम करता है। और एक और अच्छा अप्रोच है कि सिंस अभी हमारे पास चैट जीपीटी सब चीज़ें पड़ी, राइट। तो आप अपना जो कोड है वो चैट जीपीटी को मतलब उसको बोलो कि मुझे थोड़े और प्रोमिस के एग्जांपल्स जनरेट करके दे। तो उससे कैसे आप खुद से ही टेस्ट करके आपको आइडिया आएगा कि अच्छा मेरे को इस सिचुएशन में यूज़ करनी चाहिए। ओके, ठीक है। प्रोमिस हो गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एसिंग का वेट आता है। अब प्रोमिस तो था, एसिंग का वेट की क्या ज़रूरत है। तो एसिंग का वेट बस कुछ नहीं करता, ये जो हमने थोड़ा सा ये कोड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता देखने के लिए। तो एसिंग का वेट इसी चीज़ को रिजॉल्व कर देता है ऐसा है। वो कैसे करता है हम देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए देखो मैंने कैसे लिखा है ये, फैच डेटा डॉट देन, तो मैं ऐसे नेस्टेड चला जाऊंगा, राइट। तो मैं इसी चीज़ को थोड़ा और अच्छे से एसिंग का वेट की वजह से लिख सकता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जो ऊपर का हमने कोड लिखा है ना उसको सेम रखेंगे, मतलब जो हमारा फैच डेटा है वो एट द प्रॉमिस तो रिटर्न नहीं करेगा हमको, उसका कुछ नहीं है। हम बस मॉडिफिकेशन जो करेंगे वो यहाँ पे करेंगे ऐसा, डिस्प्ले डेटा में। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है। अब एसिंग का वेट हमारे पास दो टर्म होते हैं, एक होता है एसिंग, एक होता है वेट। एसिंग मतलब जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर, फंक्शन के ये फंक्शन के पहले एसिंग लिखोगे तो आप बता देते हो कि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होने वाला है। मतलब कि एक कोई ये कुछ एक एसिंक्रोनस टास्क हैंडल करेगा, राइट। अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रॉमिस भी तो एसिंक्रोनस था। हाँ, प्रॉमिस भी तो एसिंक्रोनस था, पर ये फंक्शन प्रॉमिस को हैंडल नहीं करने वाला। ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रॉमिस को हैंडल करना, और दूसरा चीज़ होता है कि प्रॉमिस प्रॉमिस रिटर्न करना, राइट। तो हमारा जो फेच डेटा है बेसिकली वो क्या करेगा, वो प्रॉमिस को रिटर्न करेगा। तो हमको कहीं तो उसको हैंडल करना पड़ेगा ना। तो हम हैंडल करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले डेटा। तो मैं अगर इसके सामने एसिंक अगर हटा दूंगा तो देखो यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा। ये क्यों एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इसका इस ये क्या बोल रहा था भैया मैं तो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर आपको प्रॉमिस चाहिए मुझसे तो आपको तो मुझे हैंडल करने का आना चाहिए ना, तो उसके लिए आपको एसिंक लिखना पड़ेगा, राइट। ठीक, एसिंक लिखोगे तो ये हैंडल कर लेगा, ओके। अभी तो मैंने फंक्शन के पहले एसिंक लिख दिया, मतलब कि मेरे मेरे फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉमिस रिटर्न होके आएगा, कभी कभी ना कभी तो आएगा, पर आएगा, ओके ऐसा। अभी मैंने क्या डेटा नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने अवेट अवेट लिख दिया, अवेट फैच डेटा को। फैच डेटा को क्यों मैंने अवेट लिखा है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया जब तक प्रॉमिस का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक तुम वेट करो, ओके। तो अवेट का मतलब वही होता है कि जब तक ये फैच डेटा मुझे रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करता तब तक तुम यहाँ पे वेट करो, ओके। तब तक वो वेट करेगा। तो अभी देखो इसको मैं रन कर दूँ अगर, तो देखो आपको क्या क्या आउटपुट आ रहा है। आपको चाहिए तो हम इसका विजुअलाइजेशन भी एक बार वापस देख सकते हैं। देखो सबसे पहले कॉलिंग डिस्प्ले डेटा गया, सबसे पहले कॉलिंग डिस्प्ले डेटा गया, फिर डिस्प्ले डेटा कॉल होगा, राइट। डिस्प्ले डेटा कॉल हुआ तो वो क्या बोलेगा, स्टार्टिंग द टाइमर इन फेच डेटा, ओके ठीक है। अभी क्या बोला कि भैया मैं एक प्रॉमिस रिटर्न करने वाला हूँ, ठीक है चलेगा। उसने क्या बोला, अच्छा 2 सेकंड बाद तुम रिटर्न करोगे, ठीक है मैं तब तक मेरे बाकी के काम कर लेता हूँ। तो वो क्या किया, यहाँ से डिस्प्ले डेटा था, डिस्प्ले डेटा यहाँ पे था, राइट। तो ट्राई कर रहा है, कॉलिंग फेच डेटा इसने आ गया, इसने बोला कि ठीक है मैं 2 सेकंड बाद मिलता हूँ। तो ये क्या करेगा, डेटा डेटा रिसीव अभी तक इसने कॉल नहीं किया है, ठीक है। फिर अब वो सीधा डिस्प्ले डेटा को कॉल कर देगा, राइट। और 2 सेकंड बाद जब उसको डेटा मिल जाएगा तो वो कॉल कर देगा यहाँ पे डेटा रिसीव ऐसा। नहीं समझा आपको, चलो मैं हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम देख लेते हैं ऐसा अच्छे से। ध्यान से देखना वापस, ठीक। चलो सबसे पहले क्या कॉल किया उसने, कॉलिंग डिस्प्ले डेटा को कॉल किया, राइट। इसको हमने प्रिंट किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, डिस्प्ले डेटा फंक्शन को कॉल किया, राइट। डिस्प्ले डेटा को कॉल किया तो ये प्रिंट हुआ, क्या हुआ, इनसाइड डिस्प्ले डेटा, राइट। इनसाइड डिस्प्ले डेटा भी कॉल हुआ,
राइट। अब वो क्या करेगा, ट्राई करेगा, क्या ट्राई करेगा, कॉलिंग फेच डेटा विद अवेट। उसने ये ट्राई किया फेच डेटा विद अवेट, ठीक है। अब वो किसने क्या किया, उसने फेच डेटा फंक्शन को कॉल किया, फेच डेटा को कॉल किया तो वो ये प्रिंट करेगा स्टार्टिंग द टाइमर इन फेच डेटा। ये ठीक है, समझ गया इतना। अभी कुछ टाइम बाद, अब ये 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा इतना ब्लॉक, तो वो 2 सेकंड बाद तक वेट करेगा, ठीक है। जैसे ही 2 सेकंड खत्म हो जाएंगे वो क्या करेगा, टाइमर एंडेड इन फेच डेटा किया, उसने रिजेक्ट कॉल किया, रिजेक्ट कॉल किया तो क्या आएगा, इनसाइड कैच ब्लॉक में चला गया वो, और यहाँ पे एरर आ गया। अभी के लिए हमने रिजेक्ट कॉल किया था, अगर मैं रिजॉल्व कॉल करूँ, ये देखो वो रिजॉल्व कॉल करेगा, 1 2, देखो आ गया डेटा। अगर आपको नहीं दिखाओ, मैं वापस आपको दिखाता हूँ, ये देखो 1 2, देखो 2 सेकंड बाद आया मेरा डेटा, कि डेटा रिसीव हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आपको विजुअलाइज करना है तो मैं ये टूल में खोल देता हूँ, देखो, ठीक है। हम इसको वापस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ तो आपको सब दिखे, ठीक है। चलो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसोल डॉट लॉक इन्वोक होगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद डिस्प्ले डेटा इन्वोक होगा, फिर उसके बाद वो डिस्प्ले डेटा को फंक्शन के अंदर जाके कंसोल डॉट लॉक को इन्वोक करेगा, उसको प्रिंट करेगा। फिर वो ट्राई कैच को ट्राई करेगा सॉल्व करने का, सबसे पहले ट्राई में जाएगा वो, उसने क्या कॉल किया, कॉलिंग फेच डेटा को वो प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, वो फेच डेटा फंक्शन के अंदर जाएगा, देखो वहाँ से वो येलो वाला आपको दिख रहा है, येलो वाला जो लाइन है, येलो वाला जो आ रहा है मतलब वो वहाँ पे अभी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, और ग्रीन मतलब कि वो एग्जीक्यूट चालू हो गया, खत्म हो जाएगा ऐसा। ग्रीन हो गया, अभी वो इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेगा, प्रॉमिस को। अब वो सेट टाइम आउट फंक्शन पे जाएगा, देखो सेट टाइम आउट पे गया, उसके बाद वो क्या देखेगा कि सेट टाइम आउट कितने, 2 सेकंड का है, तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करके छोड़ देगा, प्रॉमिस रिटर्न हुआ, वहां से वो क्या जाएगा, डिस्प्ले डेटा के बाहर आ गया। फिर अभी जो लास्ट में हमने कंसोल डॉट लिखा है उस पर जाएगा, ओके, वहां से फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब फिर जैसे ही 1 2, 2 सेकंड खत्म हुए, उसने क्या किया, टाइमर को स्टार्ट कर दिया, जो हमने लिखा था टाइमर के अंदर, उसको प्रिंट किया, डेटा को किया, फिर वो रिजॉल्व पे जाएगा, रिजॉल्व से वो क्या गया, उसको डेटा यहाँ पे मिल गया। अब जैसे ही डेटा मिला उसने प्रिंट करके छोड़ दिया, ओके। तो ऐसे काम करता है हमारा एसिंक अवेट। तो बस एसिंक अवेट हमारा मतलब प्रोमिसेस ही है बस, उसको एक अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए एसिंक अवेट हमने बनाया ऐसा। तो एसिंक अवेट का कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जब भी आपको प्रोमिसेस हैंडल करना है, आपको उस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि भैया तुझे प्रोमिसेस के साथ डील करने वाले, तू प्रोमिसेस के साथ डील करने वाला है तो प्लीज़ एसिंक को इंक्लूड कर ले, और अवेट यूज़ करना तो अवेट कर, नहीं भी करेगा तो चलेगा, बट अगर इन केस तुझे नहीं पता, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं, हमको नहीं पता वो एपीआई प्रोमिसेस रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। सो बेटर सोल्यूशन है कि तुम एसिंक अवेट रख के चलो, इनकेस अगर उसने प्रोमिसेस रिटर्न किया तो आपका फंक्शन एटलीस्ट ब्रेक नहीं होगा, आपका कोड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें और भी थोड़ी बहुत चीज़ें शायद ऐड करके रखी है, तो आप देख सकते हो आपके नोट्स के रेफरेंस के लिए। तो मोस्टली जो हम है ये एसिंक अवेट यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा नोट जेएस में, क्योंकि नोट जेएस में कैसा है कि आप अपने जो डेटाबेस के ऑपरेशंस हैं, जितने भी हमारे पास डेटाबेस के ऑपरेशंस होने वाले हैं वो सारे एसिंक्रोनस होने वाले हैं, क्योंकि हम किस में हम मोस्टली मोंगोडीबी में काम करेंगे, राइट। हम मोंगोडीबी में काम करेंगे, तो हम जो भी ऑपरेशंस है, हम नहीं चाहते ना कि हम अगर एक क्वेरी चला रहे और उसी टाइम पे किसी और ने कोई एपीआई हिट किया, राइट, तो हम नहीं चाहते कि ये जो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है ये इस एपीआई कॉल को रोक दे, राइट। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये क्वेरी एग्जीक्यूट होते रहे बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में उसको जो करना है वो करते रहे, बस। बाकी तू सारे कॉल्स हैंडल कर, जब ये रेडी हो जाएगा मैं खुद से ही इसको इन्वोक कर दूंगा ऐसा, ठीक है। तो आई होप सो आपको प्रॉमिस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट समझा होगा कि एक्चुअली उनका उसका यूज़ क्या है और हमको क्यों ज़रूरत पड़ती है। और इसी पे मोस्टली नोट जेएस हम प्रीफर करते हैं, क्योंकि नोट जेएस में हम एसिंक्रोनस चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मोस्टली शायद हम नोट जेएस के मॉडल्स पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के मेरे को ये 3 मेन टॉपिक अच्छे से बताने थे जो कि हम मोस्टली यूज़ करेंगे। अगर कोई और अलग से जावास्क्रिप्ट का जो टॉपिक होगा तो मैं उसको एक अलग से वीडियो में ले लूँगा।